दोस्तों मैंने एनसीईआरटी क्लास 10th का पहला चैप्टर और प्रकाश चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है और आज मैं लेकर आ गया हूँ चैप्टर 2 का पूरा डिस्कशन, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है धीरज चौबे, आप देख रहे हैं स्टडी जोन। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। और ये तीनों ही कॉन्सेप्ट इतना आसान भाषा में हम समझेंगे कि आप एक एक कॉन्सेप्ट को आराम से प्रिपेयर कर पाओगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक की पहचान, उसके बाद पढ़ेंगे इससे जुड़े हुए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर पढ़ेंगे पीएच स्केल का जादू यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन का जादू, फिर हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है, और हम लोग इसमें पढ़ेंगे लवणों का परिवार। ये सभी चीज़ें हम लोग आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर अम्ल की बात करें तो ये स्वाद में खट्टा होता है, यानी कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगर क्षारक के स्वाद की बात करें तो इसका स्वाद कड़वा होता है। आयन यहाँ पे आपको जलीय विलयन में H+ आयन देखने को मिलते हैं। किसके जलीय विलयन में? अम्ल के जलीय विलयन में। अगर बात करें क्षारक के जलीय विलयन में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको OH आयन देखने को मिलते हैं, यानी कि जब आप क्षारक को पानी में घोलोगे तो आपको OH आयन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन आयन देखने को मिलता है, जिसे हम H+ आयन भी कहते हैं। अगर बात करें स्पर्श के फील के तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आपको फील जो है वो पानी जैसा देखने को मिलता है। अगर बात करें इसे जब आप स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है, तो यहाँ पे आपको साबुन जैसा चिकना सा अनुभव होता है। तो इस तरह से आप ये दोनों अंतर को तैयार कर लेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, तो आप इसके स्वाद के बारे में बताएंगे, आयनों की प्रकृति के बारे में बताएंगे, स्पर्श के बारे में बताएंगे, और लिटमस पत्र के बारे में भी बता सकते हैं, जिसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट टैग में कि क्षार किसे कहते हैं। क्षार और क्षारक में आप देख सकते हैं कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जल में घुलनशील है और इसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सूचक किसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो रंग या गंध बदलकर बताते हैं कि विलयन अम्ल है या क्षारक, यानी कि ये क्या करने का काम करते हैं, ये जो कुछ भी हम इसे प्रोवाइड करते हैं इसे बताने का ये काम करता है। इसके रंग या गंध को बदलकर इसे पता करने का प्रयास करता है कि कोई पदार्थ जो हमें प्राप्त है वो अम्ल है या क्षारक है। अब ये जो सूचक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राकृतिक, संश्लेषित और गंधीय। ये 3 प्रकार के आपको सूचक देखने को मिलते हैं। तीनों का काम करने का तरीका अलग है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिटमस पत्र की सहायता से अम्ल में लाल तथा क्षारक में आपको नीला रंग देखने को मिलता है। अगर बात करें दूसरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्षारक के संपर्क में यह लाल भूरा रंग का हो जाता है। वहीं बात करें संश्लेषित की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिथाइल ऑरेंज की सहायता से अम्ल और क्षारक की पहचान हम लोग कर सकते हैं। फिनाप्थलीन की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। अगर बात करें गंधीय सूचक की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अम्ल क्षारक में गंध बदलती है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए यह उपयोगी है, यानी कि जो छात्र देख नहीं सकते, जो छात्राएं देख नहीं सकती हैं, वो गंध के माध्यम से पता कर सकती हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षार है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि वनीला, लौंग का तेल, प्याज, इन सबको सूंघकर भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पदार्थ क्या है और क्या नहीं। तो आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा कि सूचक क्या है। सूचक क्या है? सूचक की सहायता से हम ये पता कर पाते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा। और ये तीनों प्रकार के हम लोग सूचक को भी डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके। यहाँ पे अब हम बात करेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वन ऑफ द मोस्ट कोर पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का। इसका सामान्य रूल क्या होता है? जनरल रूल मतलब होता है सामान्य नियम। तो सामान्य नियम इसका क्या है कि अम्ल और धातु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे कि अम्ल और धातु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एसिड रिएक्शन मतलब अम्लों का जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है धातु के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंक एक धातु है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने धातु दिखाने का प्रयास किया था। और हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल है। तो यहाँ पे धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया कर रहा है और हमें क्या दे दिया?
जिंक सल्फेट एक लवण होता है दोस्तों, तो हमें लवण दे दिया और साथ साथ जैसे कि मैंने कहा था कि हाइड्रोजन गैस देता है, तो ये हाइड्रोजन गैस दे दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करते हैं, ये रहा हमारा अम्ल और ये रहा हमारा धातु, आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। अगर बात करें क्षार के रिएक्शन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और जब ये धातु जैसे कि जिंक से अभिक्रिया करता है तो हमें क्या देता है, तो ये हमें सोडियम जिंकेट दे देता है। सोडियम जिंकेट के साथ साथ हमें क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। और ये जो तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ बता रहा है, यानी कि ये ऊपर की तरफ विमुक्त होता है, ये हवा से हल्की है इसलिए ये ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट को भी बता रहा है, यानी कि ये जो रिएक्शन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये दोनों ही जो रिएक्शन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली एग्जाम में। इसमें आपको शॉर्ट रेंज क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। लैब ऑब्जर्वेशन की बात करें, यानी कि लैब में हम लोग क्या अवलोकन करते हैं अगर इस तरह का रिएक्शन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि निकलने वाली H2 गैस के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो हमें क्या होता है, पॉप की ध्वनि सुनाई देती है, पॉप साउंड सुनाई देता है। इससे पता क्या चलता है, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता चलता है और इसीलिए इस टेस्ट को हम लोग पॉप टेस्ट कहते हैं, क्योंकि पॉप साउंड निकलकर सामने आता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, पॉप टेस्ट कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, आने वाले क्लासेस में आप और भी पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे इसके बारे में। तो आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा कि अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। सामान्यतः आपको लवण और हाइड्रोजन गैस बनता हुआ नजर आता है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ आप हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों को जरूर शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और लाइफ में ग्रो करने में भी हेल्प मिलती है और आपके लिए इस तरह के और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका क्या मैप आपको देखने को मिलता है। इसका इक्वेशन मैप आपको ये रहा और यहाँ पे लैब ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये देखने को मिलता है, यानी कि लेबोरेटरी में आपको ये अवलोकन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करें धातु कार्बोनेट की, तो धातु कार्बोनेट और अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सामान्यतः आपको लवण देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है और जल देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, ये एक धातु कार्बोनेट है जैसा कि आप यहाँ पे पढ़े अभी, ये रहा धातु कार्बोनेट। और साथ ही साथ अम्ल की बात करें तो ये हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है और ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो हमें क्या दे रहे हैं, लवण। ये रहा हमारा लवण, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा फॉर्मूला में और यहाँ रहा आप देख सकते हैं रिएक्शन में भी, और साथ साथ ये जल दे देता है और यहाँ भी आपको जल देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब धातु कार्बोनेट और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो सामान्यतः आपको लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देखने को मिलता है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यानी कि चूने के पानी में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पार कराया जाता है तो आप देख सकते हैं कि ये चूने के पानी को दूधिया रंग का कर देती है। अगर बात करें इसके रिएक्शन के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे आपको सफ़ेद अवक्षेप देखने को मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि CaCO3, इसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और साथ ही साथ आपको जल प्राप्त हो जाता है। ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें संगमरमर के फॉर्मूला की, तो इसे हम लोग संगमरमर भी कहते हैं। संगमरमर का भी फॉर्मूला यही होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो शॉर्ट रेंज हो, लॉन्ग रेंज हो या फिर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। ये हर तरह से आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आप पिछले साल के क्वेश्चंस को उठाकर देख सकते हैं कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर बात करें इसके डेफिनेशन की, यानी कि परिभाषा की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, दोनों एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर देते हैं और इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करने पर ये उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। मान लीजिए एक लोटा गर्म पानी है और उसमें एक लोटा ठंडा पानी डाल देंगे तो वो जो पानी है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि उदासीन हो गया, वो ना तो गर्म रहा ना तो ठंडा रहा। वही काम यहाँ पे भी हो रहा है कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? लवण मिलता है और जल मिलता है और ये हमें उदासीन देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
जनरल रूल यानी कि सामान्य नियम क्या है, आप देख सकते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, इसीलिए इसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है, और इन दोनों की अभिक्रिया से हमें नमक प्राप्त होता है जो उदासीन होता है, और साथ ही साथ जल भी हमारा क्या है, उदासीन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और लवण तथा जल हमें प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल है कि पेट में एसिडिटी यानी कि अम्लता जब हो जाती है अधिक HCl बनने के कारण, तो हमें क्या होता है कि एंटासिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जरूरत पड़ता है, क्षारक का जरूरत पड़ता है, पीते हैं तो हमें क्या होता है, जो पेट को उदासीन करने का काम करता है। मतलब बहुत ज़्यादा अम्ल पैदा हो गया हमारे बॉडी में, हमारे पेट में, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्षारक की जरूरत पड़ती है, और अम्ल और क्षारक जब आपस में मिल जाते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और हमारा पेट ठीक हो जाता है। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ, हम उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे या फिर उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। चलिए वीडियो में फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्साइड्स का रहस्य। एक तरफ है हमारा धात्विक ऑक्साइड और दूसरी तरफ है अधात्विक ऑक्साइड। इसे हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं, इसे हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं। प्रकृति कैसी होती है धात्विक ऑक्साइड की? क्षारकीय। कैसे होती है? क्षारकीय प्रकृति की ये होते हैं। और अगर रिएक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड और अम्ल मिलकर हमें लवण तथा जल प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कॉपर एक धातु है और ऑक्सीजन इसका ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया। साथ साथ अगर इसका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें कॉपर क्लोराइड देखने को मिलता है जो कि एक लवण है, और साथ ही साथ जल देखने को मिलता है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड और अम्ल अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। अगर बात करें इस साइड की तो आप देख सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, और यहाँ पे आपको इसका रिएक्शन देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से कि अधात्विक ऑक्साइड जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल प्रोवाइड करता है कुछ इस तरह से। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक अधात्विक ऑक्साइड है, और इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं किसे? क्षारक से, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो हमें क्या मिल जा रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल देखने को मिल रहा है। तो ये जो दोनों में डिफरेंस है इसे आप हर हालत में कवर कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसीलिए इस तीनों पॉइंट्स को आप क्लियर कर लेंगे। इधर भी आप ये तीनों पॉइंट्स को रिमेंबर कर लेंगे और लिख के प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद बिना देखे इसे लिखने का प्रयास करेंगे और एग्जाम्पल के साथ इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसे लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो ज्ञान की स्टेबिलिटी है वो बढ़ सके और लंबे टाइम तक आपको ये चीज़ें याद रह सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तनुकरण की प्रक्रिया की। अब हम बात करते हैं तनुकरण क्या होता है और इससे सुरक्षा हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तनुकरण होता क्या है? इंग्लिश में इसे कहते हैं डाइल्यूशन। यहाँ पे डेफिनेशन गलती से लिखा गया है डाइल्यूशन, इसका इंग्लिश क्या होता है? डाइल्यूशन, DI, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका राइट स्पेलिंग लिखा हुआ है। डाइल्यूशन मतलब होता है तनुकरण। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर हाइड्रोनियम आयन या फिर OH आयन, आप देख सकते हैं आयन की सांद्रता जो है प्रति इकाई आयतन कम हो जाती है। क्या होता है? प्रति इकाई आयतन कम हो जाती है। यही प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है। चलिए मैं इसे आपको सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह से हमारा ग्लास है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, 100 ml पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। अगर इसमें हम लोग 1 चम्मच चीनी मिलाते हैं, अगर हम लोग इसमें 1 चम्मच चीनी मिलाते हैं तो ये कम मीठा होगा, यानी कि इसकी सांद्रता अभी कम है। अगर इसमें हम लोग 2 चम्मच चीनी मिलाएंगे तो इसका जो मिठास है, इसकी जो सांद्रता है वो बढ़ जाएगी। 3 चम्मच अगर मिलाते हैं तो और ज़्यादा इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। यानी कि सांद्रता का बढ़ने का मतलब क्या है? किसी भी विलायक में विलेय की अधिक मात्रा का होना। जितना अधिक विलेय की मात्रा होगी वो उतना ही अधिक सांद्र होगा, लेकिन जितना कम विलेय की मात्रा होगी वो उतना ही तनु होगा। अगर कोई पहले से सांद्र है, मान लीजिए हमारे पास एक लोटा है, एक बड़ा सा, एक मान लीजिए ग्लास है या गमला है या लोटा है, जो भी है, एक बर्तन है, और इस बर्तन में हमारा इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है और इसमें मान लीजिए 10 चम्मच चीनी डाला हुआ है, तो वो अभी जितना मीठा है, अगर हम इसमें और भी ज़्यादा पानी डाल दें और पानी का स्तर यहाँ तक कर दें तो इसका जो मिठास है वो कम हो जाएगा। यही प्रक्रिया तनुकरण कहलाता है। मतलब जो कुछ भी घोल हमारे पास मौजूद है उसकी सांद्रता को कम करना,
उस पदार्थ में विलेय की मात्रा को कम करना या फिर विलायक की मात्रा को बढ़ाना ही हमारा तनुकरण कहलाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन या फिर OH आयन की जो सांद्रता होती है, मतलब पदार्थ की जो मात्रा होती है, विलेय की जो मात्रा होती है, वो प्रति इकाई आयतन कम हो जाती है, यानी कि उसकी मात्रा कम होने लगती है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट है तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तनुकरण का सही और गलत तरीका क्या है। सबसे पहले गलत तरीका की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अम्ल में जल मिलाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस गिलास में पूरा अम्ल पहले से भरा हुआ है और अगर हम इसमें इस तरह से पानी डालते हैं तो ये गलत तरीका है। यहाँ पे ये बर्तन फट सकता है या फिर आसपास आग लग सकती है और बहुत अधिक उष्मा उत्पन्न हो सकती है, जिससे हम जल भी सकते हैं। इसीलिए ये जो तरीका है कि अम्ल में जल मिलाने का, ये गलत तरीका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होती है और बर्तन टूट सकते हैं, लोग जल सकते हैं। इसीलिए ये तरीका गलत है तनुकरण करने का, यानी कि सांद्रता घटाने का। लेकिन अगर बात करें सही तरीका की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जल में अम्ल मिलाना, यानी कि हमारे पास इस तरह से एक बड़ा सा बर्तन में काफ़ी सारा पानी है, उसमें अगर हम लोग एक एक बूंद करके अगर हम लोग अम्ल मिलाते हैं तो ये जो तरीका है तनुकरण करने का, ये सबसे अच्छा तरीका है। हमेशा जल में अम्ल को बूंद बूंद करके और लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। इससे तनुकरण आसान होता है और कोई दुर्घटना घटने की संभावना भी कम होती है या फिर नहीं के बराबर होती है। तो ये रहा हमारा सही तरीका। तो प्यारे बच्चों, आई होप यहाँ तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जो कुछ भी बचा टॉपिक वो हम इसके पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में।